नमस्कार। 90 डिग्री पर मैं प्रवीण अहलावत हूँ। हमारे साथ इस वक्त जाने माने सुप्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक एवं लेखक डॉक्टर सतीश त्यागी साहब हैं। दिल्ली में आज जो चुनाव परिणाम आए हैं कईयों को हैरान कर दिया है और शायद जो भाजपा वाले होंगे कम से कम वो ये कहेंगे कि उन्हें कोई हैरानी नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसा होने ही वाला था। कई मामलों में ये चुनाव अहम रहा है। कहीं ना कहीं कई लोग इस बात को मानते हैं और कम से कम आम आदमी पार्टी है वो इस बात को जरूर दोहराएगी कि इस चुनाव ने कम से कम ये साबित कर दिया है कि जो भारत के जो संविधान में जो राजनीति की जो संरचना है कहीं ना कहीं केंद्र के हाथों में हद से ज़्यादा ताकत है वो दे दी गई है। क्योंकि 1-1.5 साल से लगातार जिस तरीके से खुद अरविंद केजरीवाल हों या अन्य नेता हों या एलजी के द्वारा जिस तरह के मामले आ रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि लगातार है वो दबाव बनाया जा रहा है। खुद केजरीवाल हैं वो परवेश वर्मा के सामने नई दिल्ली सीट से चुनाव हार गए हैं। मनीष सिसोदिया हैं वो चुनाव हार गए हैं। सत्येंद्र जैन हैं वो चुनाव हार गए हैं। उनके प्रवक्ता होते थे सौरभ भारद्वाज, वो चुनाव हार गए हैं। आतिशी भी विधुड़ी साहब से केवल कुछ ही वोटों से हैं वो जीत पाई हैं। जाहिर तौर पर दिल्ली में जो आज हुआ है उसका देश की राजधानी में जो हुआ है उसका काफ़ी असर है वो देश की राजनीति पर होने वाला है। पिछले हमने जब एपिसोड किया था तो डॉक्टर सतीश त्यागी साहब ने उस दरमियान कहा था कि हर बार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह सवालिया निशान होता है कि आखिर दिल्ली को वो अपने दम पर क्यों नहीं जिता पा रहे हैं। लेकिन अब की बार शायद ये बात भी है वो नहीं रहेगी। सर जी, सभी लोग जानना चाहते हैं दिल्ली में जो हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं और इसका कितना व्यापक असर है वो अब जाके देश की राजनीति में होगा। क्योंकि हमेशा से पुराने शासकों के दरमियान से ये बातें रही हैं, जिसका दिल्ली पर राज होता है उसका पूरे हिंदुस्तान पर राज होता है। डॉक्टर सतीश त्यागी साहब हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो ये किदबंदी गलत सिद्ध होगी कि जिसका दिल्ली पर राज होता है उसका दिल्ली पर राज होता है, मतलब दिल्ली प्रदेश पर राज होता है उसका पूरे भारतवर्ष में राज होता है। तो दिल्ली में तो राज अरविंद केजरीवाल का था और वो कोशिश करके भी पंजाब में तो कामयाब हो गए और सारे प्रयास उनके विफल रहे, वो कुछ कर नहीं पाए। सवाल ये है कि आज का सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और अरविंद केजरीवाल विपक्ष के रूप में आ रहे हैं। दोनों की सीटों में शायद आधे आधे का अंतर है, 47-23 इधर है, और कांग्रेस पार्टी जो अपना उसका अतीत रहा 2 चुनावों से शून्य वाला वो उस पर आग टिकी है। और छोड़ी ये सब व्याख्याएं तो चलती रहेंगी, किसने जीता, कौन हारा, कैसे सरकार बनी, ये सब इनका कोई अर्थ रह नहीं जाता इन चीज़ों के बाद। तो जो जीते हैं उनको लिए बधाई है। और मोदी जी के लिए बड़ी बात है कि उन्होंने शायद अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा था और लगातार आप देखेंगे कि जब से मोदी जी आए हैं उनके 2 ही शत्रु रहे हैं, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। ये उनकी आंखों में खटकते हैं। हालांकि इस तरह की बात कही जाती है हमेशा कि जो अरविंद केजरीवाल है वो आरएसएस का ही उत्पाद हैं। क्या सच है क्या है कुछ नहीं पता, लेकिन मैं जनता और नेता के बीच की बात करना चाह रहा हूँ। 2012 में ये पार्टी बनी और आज 12 साल ही हुए लगभग। 12 साल में इसने एकदम ग्राफ शिखर पर गया और आज स्थिति ये है कि वो सरकार से बाहर है। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया ऐसा होता है कि कोई भी दल हो वो 3 चुनाव अगर जीत चुका तो उसके बाद संभावना बहुत ज़्यादा नहीं होती। लोग परिवर्तन भी चाहते हैं और दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, पढ़े लिखे लोग वहाँ पे हैं, तो वो भी शायद परिवर्तन के आकांक्षी थे। लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह ख़त्म नहीं किया है। अगर कहीं ये देखें कि भाजपा को जिता के वो कांग्रेस को बढ़ा देते जी, कांग्रेस की ताकत बढ़ती है, कांग्रेस की अपोजिशन में वो आ जाती तो एक अलग बात थी। उन्होंने विपक्ष के रूप में 43% वोटों के साथ आज भी अरविंद केजरीवाल को ही चुना है। तो दिल्ली का आदमी ये तो महसूस करता है कि परिवर्तन होगा तो शायद कुछ नई चीज़ें होंगी, और लेकिन उनको ये भी लगा है कि अगर उनके परिवर्तनों पर या उनके अधिकारों पर कोई डाका पड़ेगा तो अरविंद केजरीवाल के रूप में उनके पास एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसा नेता है जो गली मोहल्लों में सड़क पर संघर्ष करने का मादा रखता है। अब सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल ने देश की जनता अब कैसा महसूस कर रही है। देखिए, इस देश की विडंबना रही है कि यहाँ जो भी व्यवस्था परिवर्तन का नारा लेके आता है वो अपनी अवस्था परिवर्तित करके चला जाता है। व्यवस्था जस की तस रहती है। अरविंद केजरीवाल ने उम्मीदें बहुत जगाई थी लोगों के बीच में और ऐसा लग रहा था कि भारत की राजनीति करवट लेगी और भ्रष्टाचार जैसी चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी।
लेकिन आपने देखा, वो चाहे राजनीतिक उनके विरोधियों ने किया हो, कि खुद अरविंद केजरीवाल भी जेल रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री हैं जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जिसको जेल भेजा गया। मनीष सिसोदिया जो उनके नंबर 2 थे वो भी हुए, सत्येंद्र जैन भी हो गए। तो एक ऐसा वातावरण बनाने में सरकार कामयाब रही कि ये जो आम आदमी पार्टी है, इसका नेतृत्व भी उतना ही भ्रष्ट है जितने और लोग हैं, विशेषकर कांग्रेस के या सपा के या इधर उधर के लोगों के। तो ये बहुत बड़ी एक निराशा आज उन लोगों के मन में है जहां बहुत ज़्यादा उनको उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल इस देश की राजनीति को एक कोई शुचिता प्रदान करेंगे। तो उनका दिल आज टूटा है बुरी तरह से। तो मैं इसको ये नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा प्रेम कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रति उमड़ा है लोगों में। वहाँ 2 ही पार्टियाँ हैं प्रवीण जी लंबे समय से, तो एक जाती है, एक दूसरी आ रही है। अब उनको ये लगा लोगों को कि कुछ नया करके देखते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कुछ देने की स्थिति में थे वो दे चुके। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली वाले क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया। ऐसा नहीं है काम नहीं किया हो, और फ्री बीज जो होती हैं वो सारी चीज़ें दी हैं। लेकिन उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा इस चुनाव में कि जो कुछ वो कर रहे हैं लोक कल्याणकारी नीति, उन पे हम कायम रहेंगे और एक्स्ट्रा हम कुछ और देंगे। तो एक बहुत बड़ा तबका दिल्ली का ऐसा है जो इस चीज़ों के चक्कर में आ जाता है। दूसरी बात यह है कि ये जो फ्री वीज वहाँ मिल रही थी, इनसे मध्यम वर्ग जो है दिल्ली का या कहीं भी भारत में देख लीजिए, वो नाराज़ रहता है। वो ये कहता है कि इससे हराम का खाने की आदत पड़ जाएगी, आप इन लोगों को गलत दिशा में ले जा रहे हो। और उस मध्यम वर्ग को पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा कि 12 लाख का इनकम टैक्स वाला प्रोविज़न और मिडिल क्लास के लिए अलग से बजट देना, ये जो चीज़ें आ रही थी सारी की सारी, तो जो मध्यम वर्ग का वो है समर्थन, अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। वो पहले समर्थन अरविंद केजरीवाल को मिलता रहा था। तो अंक गणित तो यही इस तरह का है। लेकिन कुल मिला के यह है कि आज नरेंद्र मोदी जी, जिनके व्यक्तित्व को मैं जितना समझता हूँ उसके हिसाब से, वो बहुत संतुष्ट होंगे, बहुत खुश होंगे कि उनके जो राजस्व यज्ञ का अश्वमेघ का घोड़ा था वो जो है दिल्ली में भी विजय हासिल कर चुका है। और अरविंद केजरीवाल को अब अंतर्मन में कहीं झांकना पड़ेगा कि जिस तरह की राजनीति का उन्होंने वादा किया था उस पर वो चले नहीं। विशेषकर उनका जो शीश महल बना, ये करोड़ों की लागत से जो चीज़ें हुई, ये आम लोगों को पसंद नहीं आई। और जिस बात को वो कहते थे बड़ा जोर देके, उस पर सवालिया निशान लगे। आपको ध्यान होगा वो ईमानदार शब्द नहीं कहते थे, वो कट्टर शब्द साथ में जोड़ते थे, कट्टर ईमानदार, है ना। तो कट्टर ईमानदार का अर्थ तो ये है कि आपको फिर कम से कम अपने आचरण में, व्यक्तिगत आचरण आपका ऐसा होना चाहिए कि आप बहुत साधारण से घर में रहें जैसा आपने वादा किया था, और ये विलासिता की ज़िंदगी से दूर रहें। अब ये तर्क ये कि वो मेरा अपना नहीं है और उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री आके ठहरेंगे, ये कोई मायने नहीं रखता। तो समाज का एक बहुत बड़ा तबका इन चीज़ों से प्रभावित होता है कि नेता की कथनी और करनी में धरती आसमान का फ़र्क है। इस चुनाव का निहितार्थ में एक ही निकालता हूँ कि जो परिवर्तनकामी लोग हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन की उम्मीद कर रहे थे, उनको बहुत निराशा हुई। और कम से कम दिल्ली के लोगों ने ये फतवा उनके पक्ष में दे दिया है कि अगर आप नहीं सुधरे या देश के और नेता नहीं सुधरे तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, दिल्ली में जो हुआ, केजरीवाल की हार ने क्या आपको सरप्राइज़ किया? क्या ये वही है जिस तरीके से शीला दीक्षित को केजरीवाल ने हराया था? वो उनके मुकाबले इतने बड़े चेहरे नहीं थे, हालांकि आंदोलन से वो लोकप्रिय तो थे। परवेश वर्मा ने जो उनको हराया है, क्या आप सरप्राइज हैं इस बात से? नहीं प्रवीण जी, मैं तो इस देश की राजनीति में पिछले 10-12 साल से जो भी कुछ हो, कि कोई चीज़ मुझे चौंकाती नहीं है, उससे कोई सरप्राइज नहीं होता कि अब कुछ भी हो सकता है। और अरविंद केजरीवाल का खुद का हारना, इस पर सरप्राइज तो है इसलिए है कि प्रवेश वर्मा ने उनको हराया। अगर कोई बहुत बड़ी शख्सियत ऐसी होती, प्रवेश वर्मा खुद कुख्यात हैं, वो लोकप्रिय नहीं है, और ऐसा व्यक्ति अगर अरविंद केजरीवाल को हराता है, और अरविंद केजरीवाल आईआईटी के प्रोडक्ट है और बड़ी अच्छी खासी उनकी एकेडमिक अचीवमेंट है, तो उनसे हारना तो ये चिंता का भी विषय है, चिंतन का विषय भी है। और ये भी देखना पड़ेगा हमें। देखिए, लोकतंत्र में लोग ही फैसला लेते हैं, अब उन पर आप क्या सवाल उठाओगे। उन्होंने अगर अरविंद केजरीवाल को हराया है, सिसोदिया को हराया, जिसके बारे में कहता था कि विश्व का सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री है, तो अब ठीक है, लोगों को रास नहीं आई ये चीज़ें। क्या 1-1.5 साल से जो खींचतान चल रही थी, चाहे एलजी या
मुख्यमंत्री के बीच में जो आम आदमी पार्टी का था, या बार बार जो केजरीवाल साहब या आतिशी जी कहती थी कि केंद्र सरकार की तरफ से बार बार रुकावटें हैं विकास कार्यों में, वो डाली जा रही हैं, क्या इससे लोगों को ये लगा कि जो केंद्र में जिसकी सरकार होनी चाहिए इसलिए हमें बीजेपी को भी है वो दिल्ली में लाना बेहतर रहेगा? क्या ये कुछ प्रभाव था इस चीज़ का, जो एक गतिरोध लगातार बन रहा था केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में हर बात को लेकर? नहीं, बिल्कुल इन चीज़ों की अपनी भूमिका है। देखिए हुआ क्या है कि जो सर्विस डिलीवरी थी ना अरविंद केजरीवाल की, वो इस टेन्योर में बहुत ज़्यादा हुई नहीं है। और दिल्ली ऐसे एक ऐसा प्रदेश है, पूर्ण राज्य का दर्जा तो मिला हुआ नहीं, बहुत सारी चीज़ें वो केंद्र के हाथ में, दिल्ली की पुलिस ही गृह मंत्री के तहत काम करती है। तो एक बहुत छोटे से संकीर्ण दायरे में मुख्यमंत्री ने काम करना होता है, और उसमें भी अगर एलजी उनके विरोध में है, हर चीज़ पर हस्तक्षेप करता है, तो स्मूथली आप गवर्नमेंट को रन कर नहीं सकते। तो वो समस्या उनके सामने भी आ रही थी। और अरविंद केजरीवाल, आपको ध्यान होगा, एक बार एलजी के दफ्तर में ही हड़ताल करके बैठ गए थे। बिल्कुल। तो उनका ना चरित्र दो तरह का रहा है। एक तो वो एजिटेशनिस्ट हैं, अराजकतावादी हैं, आंदोलन करते हैं, और एक तरफ बहुत व्यावहारिक राजनीति करने लगते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति है। नोट पे लक्ष्मी और गणेश होंगे, और कांवड़ यात्रा और हनुमान मंदिर जाना वगैरह वगैरह। ये जो एक टिपिकल लीडर की पहचान होती है ना, मतलब वो क्लैश है पर्सनैलिटी में, कि स्प्लिट पर्सनैलिटी है कि आप आदर्शवादी भी दिखना चाहते हो और इस तरह की हरकतें भी करते हो जो आपकी आदर्शवादी छवि से मेल नहीं खाती। तो लोग इस चीज़ को बहुत बारीकी से नोट करते हैं, और वो जो नोट करते हैं वो उनकी सोच में कहीं ना कहीं अंदर चला जाता है। तो एक ये वजह भी रही है कि दिल्ली के लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको ये लगा कि व्यक्ति जो है वो एक पाखंडी सा है, कोई स्टैंड नहीं है। क्योंकि हमारी दिक्कत ये है, हमारे देश के लोग ना नेता के रूप में जो चाहते हैं उनकी, वो बहुत ही आदर्श नेता की है, बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह होना चाहिए, उसमें भी हम कमी निकाल लेते हैं। तो जब वो उन पैमानों पर खरा नहीं उतरता, उन मानकों पर उनको नहीं जचता, तो फिर लोगों में निराशा होती है। निराशा कई तरह से व्यक्त होती है, जो आज उन्होंने कर भी दी है। अब धीरे धीरे जैसे पता चलेगा और चीज़ें आएंगी, ये देखना होगा कि दिल्ली के कौन से तबके ने उनको रिजेक्ट किया है। एक तो ठीक है, पूर्वांचल के लोग हैं वहाँ जो मजदूरी वगैरह करते हैं, उनका कितना समर्थन मिला है, और दिल्ली का जो आकांक्षी मतदाता समूह है जो बहुत ज़्यादा कुछ करने के मूड में इससे संतुष्ट नहीं था, उसने किस तरह से रिएक्ट किया। तो बहुत सारी चीज़ें विश्लेषण के बाद पता चलेंगी। और चुनौती बहुत है भाजपा के सामने, क्योंकि दिल्ली को लंबे अरसे बाद, मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार डबल इंजन सरकार मिली है। तो अब देखते हैं दोनों इंजन किस तरह से काम करते हैं। यमुना को साफ भी करना है और दिल्ली के प्रदूषण को भी ख़त्म करना है, ये बड़ी चीज़ें हैं। और जो चस्का लगा है लोगों को फ्रीबीज का, इसको भी कायम रखना। और दिल्ली ने जो नए मापदंड स्थापित किए हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उनको भी बरकरार रखना है। तो चुनौतियां भाजपा के सामने भी बहुत हैं, और भाजपा को भी इसको ऐसा नहीं मान के चलना चाहिए कि विजय के उन्माद में वो इतना मस्त हो जाएं कि ये भूल जाएं कि चुनौतियाँ क्या हैं। अगर उन्होंने डिलीवर नहीं किया तो 4-5 साल गुजरते हुए ज़्यादा समय नहीं लगता। एक बार किरण बेदी को भाजपा ने, आपको याद होगा, प्रोजेक्ट किया था चुनाव से पहले। मनोज तिवारी हैं, उनको है प्रोजेक्ट किया था, वो सफल नहीं हो पाया। आपकी बार किसी को बतौर ऐसे प्रोजेक्ट नहीं किया, छोटे छोटे हिंट हैं वो देते रहे ताकि हर तबका है उसको ये लगे। तो क्या ये रणनीति ठीक ठाक थी? और परवेश वर्मा अमित शाह से हैं, वो मिलकर आए हैं। जो दिल्ली देहात है खास तौर से, वहाँ पे बीजेपी जीतती है, बड़े मार्जिन से है वो जीतती है। किसे मुख्यमंत्री के रूप में आप देख पा रहे हैं? बड़ा मुश्किल है कहना। जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की अब तक की पॉलिसी रही है कि वो एक ऐसा मुख्यमंत्री चुनते हैं, पिछले 5-6 वर्षों का तो इतिहास रहा है, जो फर्स्ट टाइमर हो और जिसकी अपनी कोई स्टैंडिंग ना हो, और जो जी हजूरी करने में दक्ष हो, यानी अमित शाह के पद चिन्हों पर चलने वाला हो, और कहीं भी भविष्य में उसमें कोई ऐसी संभावना ना हो कि वो अपने आप को लीडर के रूप में स्थापित कर पाए। प्रवेश वर्मा इस मानकों पर खरा नहीं उतरते, क्योंकि प्रवेश वर्मा जिस सामाजिक तबके की नुमाइंदगी करते हैं वो दबके रहने वाला नहीं है, और उनके फादर भी रहे हैं। तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की कहीं वो अपनी तरफ से मिल लिए होंगे, कोई अलग बात है। चूँकि केजरीवाल को हरा के आप पहुँचे हैं तो मोदी जी भी खुश होंगे और अमित शाह भी खुश होंगे, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई नया चेहरा हो सकता है जो आपको और हमें सबको चौंकाए।
दिल्ली में एक रवायत रही है कि जिसको भी दिल्ली की जनता चुनती है फिर लंबे समय तक है वो कंटिन्यू है वो करती रहती है। जैसे पहले शीला दीक्षित थी, बीजेपी ने काफ़ी जोर लगाया, लेकिन जिस तरह अरविंद केजरीवाल को कई मौके दिए, तो क्या आपको ये लगता है कि दिल्ली में अब अरविंद केजरीवाल के लिए राजनीति की संभावनाएं हैं वो ख़त्म है, वो हो गई? नहीं, कोई ख़त्म नहीं हुई। 43% वोट आप लेके 2-3% का ही तो फर्क है। इसका मतलब दिल्ली की जनता का बहुत बड़ा तबका उनके साथ है। अब ये किसने कह दिया कि आप राजनीति में हो तो आप हमेशा सत्ता में ही रहोगे? अब विपक्ष में रहो तो आप वो लड़ाई लड़ो, और शायद उन्होंने कहा भी है अपने संदेश में जिसमें हार स्वीकार की है कि हम लड़ेंगे अपोजिशन की लड़ाई। तो इसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं है। अपोजिशन में बैठना क्या है, तो किसी ने तो बैठना ही है, और जिसको जिम्मेवारी जनता दे रही है तो उसको अपना काम करना चाहिए। और अगर 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी अपनी जो उनकी घोषणाएं उन पर वो पूरा नहीं उतर पाती, जो प्रदूषण यमुना वाला इश्यूज़ हैं और इस तरह के, तो पूरी संभावना है। मैं ये नहीं मान रहा कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति का अंत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा, महाराष्ट्र, अब दिल्ली, तो क्या डॉक्टर सतीश त्यागी कायल हैं जो भाजपा जिस तरीके से अब अपना चुनावी कैंपेन या चुनावी मैनेजमेंट है जिस तरीके से चला रही है, आप कितने प्रभावित हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित तो मैं नहीं होता, क्योंकि वो कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है जो उनके तौर तरीके हैं। आप क्या शब्द इस्तेमाल करूं, आप इसको एप्रिशिएट करेंगे, क्या करेंगे? मतलब आप कायल हैं उनके कि वो जो हैं आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं और चुनाव लड़ना और जीतना जानते हैं। प्रवीण जी, मेरी समझ ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी भी दल ने किसी भी प्रदेश या देश स्तर पर टक्कर देनी है तो उसको भाजपा की राजनीति को की जो राह है उस पर चलना पड़ेगा। और वो राह ये है कि अब आपको सड़क पर आना पड़ेगा, गली मोहल्ले में 24/365 वाली राजनीति करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप चुनाव से 2 महीने 6 महीने पहले सक्रिय हुए और आप भाजपा को हरा देंगे, ये संभव नहीं है। भाजपा जिस तरह की राजनीति करती है, बहुत ही आक्रामक और बहुत ही माइक्रो लेवल पे चीज़ों को, उसकी तोड़ अगर कहीं काटनी है आपने तो इस रास्ते पर चलना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल इस रास्ते पर चले थे। अरविंद केजरीवाल ने ही पूरे इलेक्शनियरिंग में सोशल मीडिया के यूज़ को सिखाया था और भाजपा ने उसको अडॉप्ट कर लिया, उनसे आगे निकल गई। तो एक बहुत बड़ी संभावना थी एक तीसरा केंद्र बनने की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस के बीच में, तो उसकी उम्मीदें क्षीण हुई हैं। चूँकि अब जो गठबंधन है, ये इंडिया गठबंधन है, उसमें बार्गेनिंग पावर केजरीवाल की नहीं रही। अब वो जो जगह जगह टांग अड़ाते थे जाके, कभी गुजरात और कभी कहीं हरियाणा में भी इस तरह की चीज़ आई, आज वो अपनी जो उनकी कैपिटल थी उसको वो खो चुके हैं पूरी तरीके से, और ये चीज़ कांग्रेस के पक्ष में जाती है। कई लोग कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि गठबंधन नहीं हुआ, कांग्रेस ने खास तौर से सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को किया है। आप क्या मानते हैं? हाँ, क्या होगा, कुछ ना कुछ तो क्या ही, चूँकि कांग्रेस का वोट 2% बढ़ गया है, तो अगर गणित के हिसाब से देखें तो अगर वो कांग्रेस वाला वोट बैंक उधर चला जाता तो स्थिति कुछ और होती है। लेकिन क्यों दे कांग्रेस अपना वोट बैंक? कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, सैकड़ों साल से देश की राजनीति में कायम है। अगर वो दिल्ली में ही चुनाव नहीं लड़ेगा या द्वयम दर्जे का चुनाव लड़ेगा तो उसकी स्थिति भी तो खराब है ना उस मामले में। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, एक दौर ऐसा था नरसिम्हा राव के टाइम में कि यूपी में कांग्रेस ने द्वयम दर्जे की पार्टी बनना स्वीकार कर लिया था और बीएसपी ने उसको सीटें दी थी। 425 में से 125 सीटें कांग्रेस को दी थी और 300 सीटें थी बीएसपी की जो ताज़ा पार्टी बनी थी। और तब से आप ये देखिए कि आज तक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि कांग्रेस बहुत ही छोटे स्तर की पार्टी बनकर वहाँ रह गई है। तो कोई भी राजनीतिक दल इस तरह की मूर्खता नहीं करेगा कि उसका अपना वजूद हो। ठीक है, 10, 15, 20 साल आप सत्ता से बाहर रह गए, लेकिन ख़त्म कौन करना चाहेगा अपने आप को? और ये अगर वो करते तो ये ख़त्म होने वाली स्थिति थी। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को अब ये जो गलतफहमी थी उनको कि मैं पूरे भारत के हर जगह जहाँ भी जाऊँगा और इस तरह की चीज़ें कर लूँगा, अब वो तो कमज़ोर हुई, उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी कम हो गई है पूरी तरीके से। और इसका असर इंडिया गठबंधन की और दलों पे भी पड़ेगा। इस पूरे प्रकरण में अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो बेशक उनको शून्य मिला इस बार भी, लेकिन कांग्रेस साइकोलॉजिकली मजबूत हुई है और उसकी इंडिया गठबंधन में उपस्थिति और ज़्यादा प्रभावी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत के लिए। तो ये डॉक्टर सतीश त्यागी जी के साथ हमने जो दिल्ली चुनाव परिणाम आए हैं उस पर ये विशेष चर्चा है वो अपने दर्शकों के साथ है वो आज हमने साझा की है। धन्यवाद।